अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के हवाले से डिस्कस करना है। इससे पहले जो आप लोगों ने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उसमें मैंने आप लोगों के सामने हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक थ्योरी डिस्कस की है। साथ में आप लोगों ने डिस्कस किया है कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उसको कंपेयर किया है चार्ज को, उनके मास को एंड सो ऑन। और फिर आप लोगों ने बिहेवियर डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेवियर क्या होता है। वो तो आसान से टॉपिक है। ये चैप्टर नंबर 2 का आप लोग बोलेंगे हमारा लेक्चर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 2 में लेक्चर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर। ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर कुछ कैलकुलेशंस है और वो कैलकुलेशंस देयर आर चांसेस के पेपर में उससे कुछ आ जाए तो अच्छी बात है, उसको आप लोग इंतहाई गौर से सुन लें। तो सबसे पहले मैं एटॉमिक नंबर डिफ़ाइन करता हूँ, फिर मास नंबर डिफ़ाइन कर देता हूँ और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और एक दो जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने क्या डिस्कस करना है, पेज नंबर 17 पे ये वाला जो टॉपिक आप लोग देख रहे हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ये प्रॉब्लम भी साथ में सॉल्व कर लेंगे और ये वाला जो प्रॉब्लम डिस्कस किया है ये भी सॉल्व कर लेंगे। पेज नंबर 18 हमारा आगे जाके नेक्स्ट टॉपिक पे हम बाद में डिस्कशन इस पे करेंगे। देखते हैं मैंने नोट्स के अंदर क्या लिखा है। एटॉमिक नंबर पढ़ना है, मास नंबर पढ़ना है। सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले, लाइक एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को अंडरस्टैंड करने से पहले, अभी तक जो हमारी डिस्कशन हुई है एटम के स्ट्रक्चर के हवाले से, ऑल्दो ये तो काफ़ी आप बोल सकते हैं पुराना जो मॉडल मैंने पिक्चर में दिया है, लेकिन सिर्फ आप लोगों को आइडिया देने के लिए कि जो हमारी डिस्कशन अभी तक हुई है उसमें हमने क्या डिस्कस किया है। हमने यही पढ़ा है कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। आप लोगों को ये नज़र आ रहा है, ये इस एटम का न्यूक्लियस है और आप लोगों को ये भी पता है कि इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद होते हैं और प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के दोनों न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आप लोग बोलते हैं कि ये रिवॉल्व कर रहा होता है, इस न्यूक्लियस के अराउंड। डिफरेंट हमने आइडियाज़ डिस्कस किए हैं कि किधर ये रिवॉल्व कर रहा होता है। एक इन्फॉर्मेशन तो ये हो गई कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, एक बात। दूसरी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि एटम जो होता है वो नेचुरली हम बोलते हैं कि वो न्यूट्रल है। तो अगर इन केस वो न्यूट्रल होगा तो इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर क्या होगा, वो आप लोग बोलेंगे कि बराबर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे आप लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूट्रल तभी बन सकता है जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर है वो इक्वल हो। अब यही सारी बातें जो दो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है ये बाकी सारी बातों में आप लोगों की फिट हो जाएगी। देखते हैं मैंने नोट्स में क्या लिखा है। सबसे पहला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा है कि द एटॉमिक नंबर इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Z, या Z की मदद से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इंतहाई आसान सा डेफिनेशन है, इंतहाई सिंपल सा डेफिनेशन है। अगर आपसे कोई पूछता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है तो आपने उनको बताना है कि जितने भी एटम के अंदर प्रोटॉन मौजूद होते हैं उन प्रोटॉन के नंबर को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एटॉमिक नंबर यू नीड टू रिमेंबर प्रोटॉन के नंबर को बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज़ 1। हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं आप सबको पता है, 1 होता है। एंड इन सोडियम इज़ 11, सोडियम के अंदर क्या होगा, 11 होता है। देयरफॉर देयर एटॉमिक नंबर आर 1 एंड 11 रिस्पेक्टिवली। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 हो गया क्योंकि 1 प्रोटॉन है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 हो गया क्योंकि उसमें 11 प्रोटॉन है। अब आप लोग बोलेंगे कि ये 1 और 11 तो हमें नहीं पता, ये आपको कैसे पता है। देयर आर चांसेस कि आप लोगों में से बहुत सारों को नहीं पता हो।
सो आप लोगों के पास खैर पीरियाडिक टेबल होगा, उधर पीरियाडिक टेबल के अंदर से हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग इस पीरियाडिक टेबल के अंदर देखेंगे ना, तो ये आप लोगों को हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में नज़र आ रहा है। इसका एटॉमिक नंबर लिखा है कि 1 होता है। और अगर आप लोग सोडियम देख ले तो फर्स्ट ग्रुप में नज़र आ रहा है और इसका एटॉमिक नंबर 11 लिखा है। सो जब आप लोग पेपर देंगे तो आप लोगों के पास पीरियाडिक टेबल होगा और उस पीरियाडिक टेबल से अगर इनकेस कोई मुश्किल कंसेप्ट हो तो वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। सो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हो गया और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 हो गया। ये तो बात हो गई है सिंपल सी। आगे बढ़ते हैं। तीसरे पॉइंट में मैंने लिखा है कि सिंस एन एटम इज़ न्यूट्रल पार्टिकल। अब भी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया है कि एज अ होल एटम को हम न्यूट्रल पार्टिकल बोलते हैं। क्यों होता है ये? It means that number of electron revolving around the nucleus are equal to the number of proton present in the nucleus। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है वो प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है। सो नेगेटिव और पॉजिटिव अगर इनकेस बराबर बराबर हो तो आप लोग बोलेंगे कि दोनों की वजह से एटम क्या बन जाता है? न्यूट्रल बन जाता है। सो ये फैक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए आगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कि हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होते हैं न्यूट्रल एटम में। हाँ, अगर वो आयन में कन्वर्ट हो जाए तो वो फिर अलग बात हो सकती है। आगे मैंने डिस्कस किया है कि फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम एंड सोडियम एटम आर 1 and 11 रिस्पेक्टिवली। अब आप लोग बोलेंगे ये कैसे आपको पता कि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है? क्योंकि वहाँ आप लोग बोल रहे हैं ना कि हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। सोडियम में 11 प्रोटॉन है तो इसका मतलब 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये तो आसान सी बातें हैं, सिंपल सी बातें हैं। आगे मैंने डिस्कस किया है कि अब एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो ऊपर वाला जो सेंटेंस मैंने डिफ़ाइन किया है उसको 2 तरीक़ों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एटॉमिक नंबर आप लोग पहली तो बात यही बोलेंगे कि Z से या Z से रिप्रेजेंट होता है, आगे फार्मूलाज में कंफ्यूज ना हो। और मैंने लिखा है कि ये किस चीज़ के बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का जितना नंबर होगा वही एटॉमिक नंबर होगा। लेकिन अभी मैंने क्या बोला कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी बराबर होते हैं, तो एटॉमिक नंबर को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ ना, सो मैं बोलूँगा एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। सो ये आसान अंदाज में है, अगर आप लोग इसको पास करके सुनेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगी। समझ आ जाती है लेकिन बंदा कंफ्यूज हो जाता है। सो एटॉमिक नंबर आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारा एक फार्मूला हो गया, आगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारे काम आएगा। ये फार्मूला आप लोगों ने जहन में याद रखना है। सो एटॉमिक नंबर की बात ख़त्म हो गई है, बस मैं इसको क्विक 1 मिनट में रिवाइज करता हूँ। एटॉमिक नंबर हम किसको बोलते हैं? प्रोटॉन के नंबर को बोलते हैं, और प्रोटॉन का नंबर हमेशा इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। सो एटॉमिक नंबर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन के जो है वो नंबर को हम बोलते हैं। ये तो आसान सी बात हो गई। अब मास नंबर की बात कर लेते हैं। सो मास नंबर के हवाले से मैंने यहाँ पर लिखा है कि द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर और न्यूक्लियॉन नंबर। आप लोग बोलेंगे कि जो एटम का चार्ज होता है वो किस चीज़ की वजह से होता है? वो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की वजह से होता है। लेकिन जो एटम का मास होता है वो आप लोग बोलेंगे कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की मदद से होता है। एटम का जो मास है वो आप लोग बोलेंगे इन दोनों की वजह से है। सो मैंने यहाँ पर लिखा है कि द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज कॉल्ड मास नंबर। सो प्रोटॉन प्लस, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये देख ले, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर। ये आपका फार्मूला हो गया, बिल्कुल यहाँ पर आप लोग साथ लिख ले। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन मिला के हम मास नंबर बोलते हैं। अब इस मास नंबर को हम न्यूक्लियॉन नंबर बी बोलते हैं। मास नंबर को हम क्या बोलते हैं? मैं यहाँ पर लिखता हूँ न्यूक्लियॉन नंबर बी बोलते हैं। असल में न्यूक्लियॉन नंबर इसको क्यों बोलते हैं
क्योंकि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन। ये न्यूक्लियस में होते हैं ना, तो इनको न्यूक्लियॉन कहा जाता है। जिस तरह हमने एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया, तो आप लोग इस मास नंबर को A से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो एटॉमिक नंबर आप लोगों ने बोला प्रोटॉन के बराबर है, इधर आप लोग बोल रहे हैं कि मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को प्लस कर देंगे तो उससे क्या बन जाएगा, न्यूक्लियॉन नंबर बन जाएगा। ये तो एक आसान सा मेरे ख्याल में आइडिया है, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, थोड़ा सा और भी कंफ्यूज हो जाए आप लोग देख ले। मास नंबर मैंने बोला कि किस चीज़ के बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। लेकिन अगर वहाँ पर मैं बात कर लूँ तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किस चीज़ के बराबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है ना, तो मैंने इस वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ एटॉमिक नंबर B लिखा है। एक ही बात है, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो चलो ये डिलीट कर दे, बस आप लोग बोले नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम मास नंबर बोलते हैं या न्यूक्लियॉन नंबर बोलते हैं। न्यूक्लियॉन नंबर इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इन दोनों को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम न्यूक्लियॉन नाम देते हैं। इसके बाद मैंने एक पॉइंट लिखा है जो कि ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन हम उस पर नहीं करेंगे कि मास नंबर इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एटम। ये बात कभी कभार आप लोगों को कंफ्यूज कर रही होती है कि मास नंबर क्या चीज़ है और एटॉमिक मास जो है वो क्या चीज़ है। ऑल्दो ये रिलेटेड कंसेप्ट्स है, मिलते जुलते कंसेप्ट्स है, लेकिन ये एक दूसरे से डिफरेंट है। हमने यहाँ पर इस पे डिस्कशन नहीं करनी कि ये डिफरेंट कैसे है, आगे कहीं इस पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन पता होना चाहिए कि मास नंबर ऑफ एन एटम एंड एटॉमिक मास आर डिफरेंट कंसेप्ट्स। ये एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, इसका नंबर एक दूसरे से अलग अलग होता है। लिखा है कि the mass number and atomic mass are both related to the mass of atom but different concepts। बस सीधी बात ये है कि मास नंबर और एटॉमिक मास अलग अलग चीज़ें हैं। ओके, ये तो हमारी डिस्कशन हो गई है और मेरे ख्याल में कि इस डिस्कशन में कोई इतनी ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब पेपर में इससे अक्सर इन फार्मूलाज को जो हमने देखा है ना कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के नंबर को बोलते हैं या मास नंबर जो है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के नंबर को हम बोलते हैं, ये जो जितने भी फार्मूलाज है या आगे 2 फार्मूलाज और मैं डिस्कस करता हूँ, पेपर में अक्सर इससे एक मैथमेटिकल टाइप क्वेश्चन आता है जो कि आप लोगों ने फाइंड आउट करना होगा। उसके लिए 2 फार्मूलाज आप लोगों ने और देखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर में अगर आप लोगों के सामने कभी कभार क्वेश्चन दिया होगा कि हमारे पास ये एक आयन है, ठीक है। आयन्स आप लोग बोलते हैं 2 तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं कैटाइन और दूसरे को हम बोलते हैं एनाइन। सपोज़ करते हैं फॉर वाइल कि उसने कैटाइन या एनाइन दिया होगा कि इसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन्स का नंबर फाइंड आउट कर दे या प्रोटॉन का नंबर फाइंड आउट कर दे या इसका नंबर फाइंड आउट कर दे, तो उसके लिए आप लोग ये वाला फार्मूला अपनाएंगे। अगर आपने कैटाइन के अंदर स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन्स का पता लगाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। फार्मूला फ़िलहाल ना दे के मैं बताता हूँ। और अगर आपने एनाइन के अंदर इलेक्ट्रॉन का पता लगाना हो तो आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। मैं भी एग्जांपल से समझाता हूँ, फ़िलहाल उसकी तरफ ना दे के कोई मसला नहीं है। अच्छा, कन्फ्यूजन जो अक्सर हो रही होती है कि कैटाइन कौन सा होता है और एनाइन कौन सा होता है, सो आप लोगों ने बोलना है कि कैटाइन में टी आ रहा है, क्या आ रहा है, टी आ रहा है। इस टी को आप लोग पॉजिटिव कंसिडर कर ले और एन आयन में आप लोग खुद से वैसी ही बोले कि इसमें एन आ रहा है, तो इस एन को आप लोग क्या कंसिडर करें, नेगेटिव कंसिडर कर ले। अगर आप लोग कैटाइन का टी पॉजिटिव कंसिडर करेंगे तो आप लोग बोलेंगे कि कैटाइन पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और एन आयन आप लोग बोले कि ये क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। मैंने कैटाइन के साथ पॉजिटिव और एनाइन के साथ नेगेटिव लिखा है। चलो, ये तो आप लोगों को समझ आ गई है। अब हमने क्या करना है, इस फार्मूला को यूज़ करते हुए वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। सो बुक के अंदर ये प्रॉब्लम दिया गया है। इस कंसेप्ट असेसमेंट प्रॉब्लम को हमने 1 मिनट में सॉल्व करना है। अभी के अभी आप लोगों को समझ आ गई। लिखा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग स्पीशीज़, इन फॉलोइंग एंटिटीज़ में, इन फॉलोइंग आयन्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। मैग्नीशियम में
एल्युमिनियम में और सल्फर आयन में। इसके अंदर आप लोग बताएंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब मैंने आप लोगों को क्या बोला कि कैटाइन कौन सा होगा, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये देख लीजिए, ये कैटाइन है और ये कैटाइन है। तो इसके लिए ये पहला फार्मूला आप लोग यूज़ करेंगे। और ये कौन सा है, ये एनाइन है, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो इसके लिए आप लोग ये दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे। सो हम ऐसा करते हैं कि मैग्नीशियम के लिए सबसे पहले वो फर्स्ट फार्मूला यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर फाइंड आउट करते हैं कि कितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। सो आप लोग यहाँ ज़रा देख लें, ये है मैग्नीशियम, उधर लिखा है +2 या 2+, तो इसका मतलब हो गया इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और हमने इलेक्ट्रॉन्स का पता लगाना है। ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन्स का पता कैसे लगाना है, इलेक्ट्रॉन किस चीज़ के बराबर होते हैं, मुझे बताओ शाबाश। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होते हैं ना, और प्रोटॉन एटॉमिक नंबर को बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, अब हर एक का तो आप लोगों को याद नहीं होता ना, तो आपके पास क्या होगा, पीरियोडिक टेबल होगा। उधर से आप देख लेंगे कि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, वो 12 है। जब मुझे ये पता चल गया कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसका मतलब कि मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन होते हैं। अब आप लोग खुद मुझे बताएं कि अगर यहाँ पर 12 प्रोटॉन है तो बताओ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, शाबाश। अगर 12 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है, ये 12 हमें कैसे पता चलेगा, कहाँ से पता चलेगा, तो इसके लिए हमें पीरियोडिक टेबल को देखना पड़ेगा। अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल आप लोगों के पास है तो ये देख लीजिए, मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप में है और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर इसके अंदर 12 प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर इसका 12 है, तो 12 प्रोटॉन है। तो चलो ये तो हमें कंफर्म हो गया है। सो इस केस में अगर आप लोग देखेंगे ना, तो मैग्नीशियम हैज़ लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2+ है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या कर दिए है, डिलीट कर दिए हैं। अब हमने क्या करना होगा, हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करना है ना। तो ये देख ले, एटॉमिक नंबर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कैटाइन। सो ये फार्मूला आ गया, एटॉमिक नंबर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कैटाइन। एटॉमिक नंबर इसका क्या है बताओ, मैग्नीशियम का 12 है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ये एटॉमिक नंबर लिख लिया 12। कितना उस पे मैग्नीट्यूड, मतलब वो नंबर कितना है चार्ज का, तो आप लोग बोलते हैं उधर 2+ लिखा है, 2+ ये आ गया, इज इक्वल टू 10। सो मैग्नीशियम के अंदर आप लोग बोलेंगे 10 इलेक्ट्रॉन है। इस वाले मैग्नीशियम के अंदर, इस मैग्नीशियम आयन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर आप लोगों को इसमें कन्फ्यूजन है तो अभी आप लोग ये दूसरा एग्जाम्पल देख ले, कोई मसला नहीं है। एल्युमिनियम का देख लेते हैं। एल्युमिनियम सबसे पहले लिखा है 3+, क्या लिखा है, एल्युमिनियम के साथ 3+ लिखा है। आसान अल्फाज में इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है। अगर हमने क्या करना है, इस एल्युमिनियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करना है ना, तो हमें इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अब एटॉमिक नंबर तो हमें नहीं पता, तो हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल से, इसका 13 एटॉमिक नंबर है। पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप लोग नोट करेंगे, तो ये क्या है, ये है एल्युमिनियम 13, यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर हो गया। अब फार्मूला हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कैटाइन। सो यहाँ पर क्या है, आप लोग देख ले, +3 है ना, 3 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट हो गए हैं। सो फार्मूला ये पहले वाला यूज़ हो जाएगा, एटॉमिक नंबर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कैटाइन। सो एटॉमिक नंबर मुझे बताओ क्या है, ये बन जाएगा आपका 13 बन गया, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है, आप लोग देख ले 3 है, 3 इज इक्वल टू 10। सो आप लोग बोलेंगे एल्युमिनियम में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैंने नीट रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये किया है, एटॉमिक नंबर 13 है, 3 मैंने ये माइनस कर दिया और हमने क्या कर दिया, 10 नंबर निकाल दिया। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब सल्फर -2 का भी पता लगाते हैं। ये देख लीजिए एनाइन है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा।
सो एटॉमिक नंबर के साथ आपको प्लस करना पड़ेगा। इधर आप माइनस कर रहे थे और इधर आपको वो नंबर क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा जो उस पे चार्ज होगा। सो ये आप लोग ज़रा देखेंगे किस चीज़ का कह रहे थे, सल्फ़र का बता रहे थे। अब क्वेश्चन ये है सल्फ़र का एटॉमिक नंबर क्या है, तो आप लोग बोलेंगे 16। हमें कैसे पता, इसके लिए हमें पीरियोडिक टेबल ओपन करना पड़ेगा। सल्फ़र आप लोगों को ऑलरेडी पता, अगर इनकेस नहीं है तो ये देख लीजिए, सल्फ़र है और ये 16 है। 16 इसका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। अब हमने क्या करना है, इस 16 एटॉमिक नंबर में हमने वो फाइंड आउट करना है फार्मूला में पुट करके। लेकिन मसला क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इनके पास एक्स्ट्रा है। सो सल्फ़र हैज़ गेन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आए हैं ना, तो फार्मूला ये वाला होगा, एटॉमिक नंबर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन आयन। पिछले पेज में फार्मूला 2 नंबर ये है। सो एटॉमिक नंबर यहाँ क्या है बताओ, ये है आपका 16। मैग्नीट्यूड मीन चार्ज कितना है, कितना नंबर लिखा है, 2 लिखा है ना, तो ये है 2 इज़ इक्वल टू 18। सो इस वाले स्पीशी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है वो 18, कितने मौजूद है, 18 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। 16 + 2 इज़ इक्वल टू 18। सो ये मेरे ख्याल में कि आसान है, बस ये शार्ट मैंने बनाना था ये वाला लेक्चर। ये वाला जो प्रॉब्लम नंबर 2 है, इस प्रॉब्लम नंबर 2 को मैं अभी नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस कर लेता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ वो लिख लूँ या जल्दी जल्दी से उसके पॉइंट्स बना लूँ। तो बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स वगैरह सब कुछ आप लोग कर लें और नेक्स्ट वीडियो इसी प्लेलिस्ट में देख लें। ये वाला जो प्रॉब्लम है ये मैं डिस्कस करता हूँ और आगे टॉपिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।